वो कहते हैं ना कि अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता, और बिना मांगे कभी दे दो कोई इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कांसा हो नहीं सकता। सो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हेल्प क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, अपने इस संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक ऐसे घराने तक आ पहुंचा हूं जिसके संस्कार की, शिक्षा की महक हमारे पूरे क्षेत्र में बिखरी हुई है। सर डॉक्टर अर्जुन सिंह जी के गृहद्वार पर मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और आज मैं आप लोगों को उनके अनुज कुंवर संजय विक्रम सिंह जी के साथ, जो कि वरिष्ठ शोध छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, आप लोगों को एक ऐसी चर्चा में जोड़ूंगा जहां से आपको ऐसा महसूस होगा कि हिंदी भाषा हमारे लिए एक वरदान के तरीके हैं, जिसे हम लोग अभी तक कहीं ना कहीं उस रूप में नहीं देख पा रहे हैं। यह बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हेल्प क्लासेस में। बहुत धन्यवाद आपका उज्ज्वल जी। और सबसे पहले तो मैं आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और सभी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अभी पिछला वर्ष किस तरह की आपदा लेकर हमारे सामने आया था। एक बड़ी चुनौती हम सब के सामने उपस्थित हुई थी, उसका सामना करना काफ़ी मुश्किल रहा। हालांकि वो चुनौती अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नया वर्ष नई रोशनी लेकर आए, हम सब लोग उस आपदा से उबरें और आगे बढ़ें। नहीं, सही संदेश दिया आपने। आपसे सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि कितना अधिक संघर्ष युक्त रहा आपका गांव के प्राथमिक विद्यालय से लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक का सफ़र। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है उज्ज्वल जी। और इस सवाल का जवाब देने से पहले दो चार बातें मैं कहना चाहता हूं अपने सभी श्रोताओं से कि इस ग्रामीण परिवेश में जिस तरह की अलख आपने जगाई है, इस क्षेत्र के सभी टैलेंट को अपने चैनल के माध्यम से सामने ला रहे हैं। कहीं ना कहीं शहर में रहने वाले लोगों को इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि गांव का टैलेंट कितना बड़ा होता है, गांव में कितने सारे टैलेंटेड लोग रहते हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते। और मेरी कल्पना में भी ऐसा नहीं था कि गांव के टैलेंट को इतनी आसानी से सामने लाया जा सकता है। इसके लिए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसको देख करके खास तरह की ऊर्जा हम सब के अंदर आती है, और हम लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि गांव का जो टैलेंट है वो हमारे बनने में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसी से जुड़ा हुआ आपका सवाल रहा, तो मैं बताऊं कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा मैंने एक तरह से क्लास 3 से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। पहले प्राइमरी में जाता था अपनी बड़ी बहनों के साथ, और फिर मैंने भारतीय बाल विद्या मंदिर वल्लीपुर में है, वहाँ पढ़ा मैंने। और जो प्रारंभिक शिक्षा होती है खास करके एकेडमिक्स की, वो मैंने वहाँ से प्राप्त की। क्लास 5 तक मैंने वहाँ से पढ़ा। वहाँ के सभी अध्यापकों के प्रति मैं आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। हालांकि जो सबसे ज़्यादा आभार मैं श्री रमाकांत तिवारी जी का दूंगा, वो वहाँ के प्रधानाचार्य थे और बहुत कुछ पढ़ाया उन्होंने। और जब मैं वहाँ पढ़ता था तो क्लास 5 में एक निबंध था हिंदी में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से। तो उन्होंने पढ़ाने के दौरान ये बताया था कि इन्होंने एक ऐसा विद्यालय खोला है जहाँ पर एक क्लास से दूसरी क्लास पढ़ाने के लिए अध्यापक कार से जाते हैं। तो उसी समय मन में एक इच्छा आई थी कि कभी बड़ा होऊंगा, कुछ कर पाऊंगा तो मैं इस कॉलेज को देखने जाऊंगा। और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन हमारे बड़े भैया, जिनका भी आप नाम ले रहे थे, डॉक्टर अर्जुन सिंह, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर हम सब पे लगा दिया और हमको वहाँ तक पहुँचाया बीच में। फिर उसके बाद यहाँ से पास करके मैंने श्री हनुमत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 6 से 8 तक की पढ़ाई की। वहाँ के सभी अध्यापकों ने इस तरह से तराशा हम सबको कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाने की जो आधारभूत ज़रूरतें होती हैं एकेडमिक्स के स्तर पर, वो वहाँ से हमें मिली। उसमें सभी अध्यापकों के प्रति आभार, विशेष रूप से श्री सत्यनारायण पांडे जी का, जिन्होंने एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी शिक्षाएं हम सबको दी, जीवन आदर्श को सिखाया। उसके बाद फिर मैं वल्लीपुर इंटर कॉलेज से हाई स्कूल उत्तीर्ण किया। फिर महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा विज्ञान विषय से मैथ लेकर के, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रीम से मैंने पास किया। फिर मैंने 1 साल बीएससी में एडमिशन लिया गणपत सहाय में, और उसी पढ़ाई के दौरान यहाँ एक जयेशनाथ मिश्रा सर पढ़ाते थे, मैथ के बहुत अच्छे अध्यापक हैं। उन्होंने मुझे राय दी कि तुम यूनिवर्सिटी का फॉर्म डालो, और मैंने प्रयास किया। फिर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुँचा, और जो कुछ करके उसको देखने का एक जज्बा था। तकरीबन 10 साल मुझे हो गए उस विश्वविद्यालय में,
और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिनकी वजह से मैं वहाँ तक पहुँचा, हमारे बड़े भैया डॉक्टर अर्जुन सिंह का ही श्रेय है, जिन्होंने हमको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और वहाँ पढ़ते हुए वर्तमान में मैं शोध कर रहा हूँ। अपने ही क्षेत्र के बड़े कवि थे मान बहादुर सिंह, जिन पर मैं शोधरत हूँ, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में शोध कर रहा हूँ। सर, आपने बड़े बढ़िया तरीके से अपना परिचय हमारे सभी यूट्यूब पर सुनने वाले श्रोताओं को अपने मुखारबिंद से देने का प्रयास किया। अब यहाँ से लेकिन एक प्रश्न ये भी निकल कर आता है कि जैसे आपने बताया कि यहाँ से आपने MGS से महात्मा गांधी स्मारक से आपने इंटर तक की पढ़ाई की, जहाँ पर आपने साइंस स्ट्रीम को चुना। उसके बाद आपको ऐसा क्या लगा, ऐसी क्या विशेषता आपको लगी हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में, जिस कारण आपने BSc फर्स्ट ईयर करने के बावजूद आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BA करने का निर्णय लिया? देखिए, वहाँ मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा दी और BA में हमारा सिलेक्शन हुआ। मैंने वहाँ एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद मैंने देखा, वहाँ 3 साल BA करने के बाद मैंने महसूस किया कि विषय और स्ट्रीम महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है मेहनत और परिश्रम। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप सपना देख रहे हैं, तो कोई भी विषय हो आप वही पा सकते हैं और उतना ही अर्जित कर सकते हैं। विषय और स्ट्रीम महत्वपूर्ण नहीं होती। हालांकि ग्रामीण समाज में इस तरह का एक वो रहता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो अलग से एक मानसिकता बना ली जाती है कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेहतर चीज़ें यहाँ से प्राप्त हो रही होंगी। होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन बाकी स्ट्रीम में भी उससे कहीं कम संभावना नहीं है। आपको मैं बताऊं, मैं एक बार ट्रेन से जा रहा था और बहुत सारे लोग उसमें बैठे थे, बीटेक उटेक के कई विद्यार्थी थे। मैं भी वहाँ बैठा था, बातचीत चल रही थी, वैचारिक बहस चल रही थी। उसमें 2-4 बातें मैंने भी अपनी कही। उसमें एक बीटेक में पढ़ाते थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा क्या करते हो? मैंने कहा मैं सर BA करता हूँ। उन्होंने कहा कहाँ से? मैंने कहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। पूछे घर कहाँ है? मैंने कहा सुल्तानपुर। उन्होंने कहा सुल्तानपुर से BA करने चले आए यहाँ बनारस? कुछ बोला नहीं, थोड़ी देर शांत रहा और फिर उसके बाद अचानक गाड़ी में समोसा बेचने वाला चढ़ा। तो उन्होंने समोसा बुलाए, समोसे वाले को, फिर नहीं लिए। मैंने कहा ले लीजिए अंकल जी, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि निहालगढ़ का समोसा अद्भुत समोसा, ये 3rd क्वालिटी समोसा। तो मैंने उनसे कहा अंकल जी, जो अंतर इस समोसे और उस समोसे में है वही अंतर सुल्तानपुर के BA और बनारस के BA में है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तो काफ़ी प्रभावित हुए, बातचीत काफ़ी लंबी चली। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, विषय और वो महत्वपूर्ण नहीं होता, आप जहाँ भी हैं बेहतर करेंगे। फिर वहाँ गया मैं, तो एक कोर्स की तरह ही BA में कर रहा था। BA पास किया, MA में पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद जैसा कि आप सब जानते हैं कि साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है कविता। तो हमारे साथ के बहुत सारे विद्यार्थी थे, हमारे क्लास फेलो थे जो कविताएं लिखते थे। उसमें एक लड़की हम लोग साथ पढ़ती थी, सुकृति मिश्रा। उसकी एक कविता मैंने सुनी और लड़की थी तो समाज जान ही रहे हैं। जब वो कविता पढ़ने मंच पर चढ़ी तो एक खास तरह का हल्ला हुआ, तमाम सारी आवाज़ें। लेकिन उसने जब कविताएँ सुनाई, उसने कविता सुनाया कि ये भ्रूण हत्या पर एक कविता उसने स्वरचित सुनाई। उसने कहा कि भ्रूण के रूप में, एकदम ठीक तरीके से तो कविता मुझे नहीं याद है, कुछ पंक्तियाँ उसकी मैं बताऊँगा। उसने कहा कि वो भ्रूण जो है गर्भ से कह रहा है कि माँ, मैं एक बार आना चाहती थी माँ, अच्छा किया तुमने मुझे आने नहीं दिया। मैं आती तो दादा के पैरों में दर्द होता है, तो दादा के पैरों में मलहम लगाती। माँ अकेले काम करती है, उसके कामों में हाथ बटाती। भैया अकेले रहता है, उसके साथ बातें करती। लेकिन अच्छा किया तुमने आने नहीं दिया, मैं एक बार आना चाहती थी माँ। इस कविता को सुनाने के बाद इक्का दुक्का लोग भले रहे हों, नहीं तो पूरे श्रोता समाज में उस सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो साहित्य में ये ताकत है, ये जज्बा है। एक दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। उन्होंने कहा कि पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लूट की मुट्ठी भी सबसे खतरनाक नहीं होती। रोज़ सुबह काम पर जाना, बिन पैसे घर वापस आ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। उन्होंने लिखा कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, न होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना सबसे खतरनाक होता है। तो हमें चुपचाप सहना नहीं है, हमें अपने अंदर एक उस कमी की तलाश करनी है, उसको पूरा करना है। और जो हमारे पास है, जो नहीं है वो तो एक समय के साथ आ जाएगा, जो है उसी से हमको संघर्ष करना है। जितना भगवान ने दिया है उसके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ संघर्ष करेंगे, तो वो सब कुछ जो हमारे पास नहीं है कब आ जाएगा उसका अंदाज़ा नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो नहीं है उसकी चिंता में हम बैठ जाएंगे तो फिर काफ़ी दिक्कतें होंगी। और पूरे जीवन संघर्ष को आपको अगर देखना है तो साहित्य का जो भंडार है वो इतना समृद्ध है कि हर चीज़ का उत्तर वहाँ पे है। मान लीजिए हमारे संघर्ष में कुछ चीज़ें, संघर्ष के दिन हैं कुछ, अब उसके बारे में हम सोच सोच करके अपना भविष्य भी खराब करेंगे। इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण कविता लिखी है
एक कवि हैं हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, उन्होंने लिखा कि छाया मत छूना, होगा दुख दूना, छाया मत छूना। यानी जो पीछे घट गया उसके बारे में बहुत नहीं सोचना, आगे बढ़िए और जो है उससे संघर्ष करिए तो सब कुछ मिल जाएगा। तो साहित्य में आया और इन सब कविताओं को पढ़ करके एक खास तरह की रुचि जगी, और इसके अंदर जब मैं घुसा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हर विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन गणित, अंग्रेजी और विज्ञान से कहीं ज़्यादा मेहनत और कहीं ज़्यादा संघर्ष इसके अंदर है, और उससे कई गुना ज़्यादा आनंद है इसमें। उसके अंदर जैसे जैसे हम घुसते जाएंगे वैसे वैसे अथाह सागर मिलता चला जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब यहाँ से हम ये जानना चाहते हैं, जैसे जितने भी छात्र ग्रामीण अंचल पर हमारे यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं, चाहे बीए ग्रेजुएशन पर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन से एमए कर रहे हैं, उन लोगों में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ऐसा, उन लोगों को ऐसे माइंड में उनके ऐसा समझ लीजिए सामाजिक तौर पर उनको ऐसा मतलब समझ में आता है कि यदि मान लीजिए हम यहाँ से बीए कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि अपने समोसे वाला उदाहरण देते हुए कि थोड़ा बहुत अंतराल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर ये भी लोग अगर चाहें निरंतर प्रयास करते हुए, निरंतर मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए अपने जीवन में आगे बहुत अधिक बेहतर कर सकते हैं? ये बिल्कुल उनको मेरी तरफ से यही संदेश है। और ये जो मैंने समोसा वाला एग्जाम्पल दिया उसका सिर्फ इतना मानना था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है। स्थान का प्रभाव इस अर्थ में कि एक कहावत है, कितना सही है कितना गलत है हम लोगों ने भी सुनी ही है, और उस कहानी से काफ़ी प्रेरणा मिलती है। श्रवण कुमार का नाम हम सब ने सुना है। अपने माता पिता को कंधे पर बैठा कर तीर्थ यात्रा करा रहे थे। अचानक से एक गांव बीच में ऐसा आया कि वहाँ उनके माता पिता ने उनसे कहा, बेटा पानी पिलाओ। तो उन्होंने कहा कि पानी, आप आँख से अंधे हैं और पानी लेके पी लीजिए, लेके हम चल रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। और जैसे ही वो गाँव पार किया उन्होंने, उनको काफ़ी ग्लानि हुई अपने इस बात पर, उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि अब कैसे, मैंने तो ऐसा बोल दिया, बहुत गलत किया। कुछ लोग वहाँ इकट्ठा, उन्होंने कहा देखिए आपकी गलती नहीं है, इस स्थान की समस्या थी। ऐसा माना जाता है कि पुराने दिनों में बहुत समय पहले यहाँ एक ऐसा समय आया था कि सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ लड़ने लगते थे और उनका सम्मान नहीं करते थे। तो उस स्थान का असर है कि उस स्थान पे आप पहुँचे तो उस स्थान ने अपना असर आप पे भी डाल दिया। तो स्थान का असर होता है, और स्थान का असर इस सेंस में, इसका मतलब है नहीं कि यहाँ से जो बीए कर रहे हैं वो कुछ कर नहीं सकते, वो वही कर सकते हैं जो हम वहाँ से करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो परिवेश है, यहाँ का जो समाज है, ये जो मानसिकता है कि आप बीए कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, बीए करके, कला पढ़ के, हिंदी पढ़ के आप बस पास हो जाएंगे, ये जो मानसिकता है ये ज़्यादा खतरा करती है उन प्रतियोगी छात्रों के लिए। तो हम समाज के उन लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि बीए और बीएससी को 2 वर्ग में न बांटें। दोनों अपने आप में एक माध्यम है और दोनों माध्यम से उतना ही बड़ा बना जा सकता है। तो अगर आप बीए कर रहे हैं, आप यहीं से कर रहे हैं, तो उसको उसी एनर्जी के साथ लेना है और वो उतना ही सब कुछ देगा जितना आप बाहर से जाके करेंगे। लेकिन आपको करना है, आप बाहर जाते हैं, बाहर के समाज में जाते हैं, पढ़े लिखों के समाज में इस तरह की चीज़ें उतना नहीं आती हैं कि आप क्या विषय पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि चीज़ें छन करके ही गाँव तक पहुँच पाती हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ लिख करके शहर के हो जाते हैं, वो यहाँ आकर के कोई बात कहेंगे तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा, उनकी बात को मानने के लिए हम ज़्यादा अच्छे से तैयार रहते हैं। तो इसलिए हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस तरह का जो एक वर्ग विभाजन सा चल निकलता है कि भाई आर्ट पढ़ रहे हैं तो आर्ट पढ़ करके बहुत बेहतर नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप आर्ट पढ़िए, मैं तो कह रहा हूँ आर्ट में भी कला पढ़िए, आप चित्रकारी और चित्रकला से भी आप बहुत आगे जा सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आपको अंदाज़ा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ के प्रतियोगी छात्रों से, प्रतियोगी भाइयों से यही अपील है कि अपने विषय को महत्वपूर्ण समझें, जो लिया है उन्होंने उसमें सब कुछ करने की कोशिश करें, अपना 100% दें और उनको उतनी ही सफलता मिलेगी जितना उससे मिलती है। और इस सब संघर्ष में अगर जाएंगे कि ये अच्छा विषय नहीं चुन पाया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो बहुत लेट हो जाता है, समय कम है। इसलिए अपना जो भी हम चुने हैं उस धारा में अपना 100% देना है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, देर भले हो लेकिन सफलता 100%। बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी कभी हम बातचीत के दौरान, अब यहाँ पर हम अपने प्रश्न को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहेंगे, कभी हमारे सर ने हमसे बताया था, क्योंकि आपसे आज आपसे पहली मुलाकात है हमारी,
उन्होंने हमने ये भी बताया था कि आप बनारस में छोटे बच्चों के बीच भी अपना कुछ समय मतलब व्यतीत करते हैं। तो आपको क्या लगता है, चाहे ग्रामीण अंचल पर हो या फिर शहर स्तर पर हो, शहरी स्तर पर हो, यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं आजकल ये देखा जाता है कि बच्चों को केवल शिक्षा देते जा रहे हैं, केवल शिक्षा के विषय में लोगों की जागरूकता बहुत ही मतलब अधिक है। अब से थोड़ा 10-15 साल 20 साल पीछे की ओर जाएं, जब आपका बचपन रहा हो, तो वहाँ पर हम देखते थे कि हमारे जो पेरेंट्स रहते थे वो यहाँ पर शिक्षा के लिए भी बच्चों को प्रेरित करते थे, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण समझा जाता था उसमें सबसे अधिक संस्कार को मतलब महत्व दिया जाता था। तो उसमें कहीं ना कहीं अब कमी दिखाई दे रही है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हम बच्चे को शिक्षित करें तब उसके पास संस्कार आ जाएगा, या फिर अगर हम संस्कार बच्चों को देने का प्रयास करें पहले तो उसी के अंतर्गत शिक्षा भी आ जाती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और हमारे मन में लेकर के कई वैचारिक सवाल खुद से भी खड़े होते हैं इस सवाल के लिए। इसमें अंतर देखिए, ज्ञान जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है पुस्तक स्थित ज्ञान और एक होता है अनुभवजन्य ज्ञान। तो किताब पढ़ करके हम शिक्षित हो सकते हैं, हम पंडित हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन संस्कार लाने के लिए हमको अनुभवजनित ज्ञान प्राप्त करना होगा, जो हम दूसरों को देख करके सीखते हैं, दूसरों को करते हुए देख के सीखते हैं। क्योंकि एक पाश्चात्य दार्शनिक था, वो कहता था कि लर्न बाय डूइंग, करके सीखो। तो जो अनुभवजन्य ज्ञान है वो वर्तमान समय में थोड़ा कटता चला जा रहा है, समाज से हटता चला जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जो उत्तर आधुनिकता, जो मॉडर्निटी आई है, इसमें बहुत आधुनिक होने के क्रम में हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे समाज में, खास करके शहरी समाज में एक ये परंपरा आ गई है कि लोग एक दूसरे के बीच में बैठ नहीं रहे। अनुभव हमेशा समूह से प्राप्त होता है। जब हम समूह में बैठेंगे, जैसे हम छोटे थे, हम अपने बड़े भाइयों के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, बगल से हमारे चाचा जी आ गए, भले वो बहुत पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो आते थे तो हमारे बड़े भाई खड़े हो जाते थे उनके सम्मान में। ये मैं देखा उनसे, वो उनका पैर छूते थे। तो अब जब हमारे बड़े भाई छू रहे हैं तो हमको छूना पड़ेगा, और वहाँ से हमारे अंदर संस्कार आएगा, भाई कोई बड़ा आएगा तो उसका पैर छूना है। आज के समय में क्या है कि बच्चे किताब तो खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कमरे में बंद है, लोगों के बीच में बैठ नहीं रहे, देख रहे। हर आदमी अपने अपने कमरे में, हर आदमी का एक कमरा है, एक मोबाइल है, उसी में लोग व्यस्त हैं। तो मोबाइल में जुड़ना, मोबाइल बहुत सारी जानकारियाँ देता है, ऐसा नहीं कि उससे जुड़ना बेकार है, लेकिन जो समूह की परंपरा हमारे समाज से ख़त्म हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों को ख़त्म कर रही है। संस्कार हमेशा समूह से ही हम सीख सकते हैं। हम किताब में पढ़ करके नहीं सीख सकते कि हमको सुबह उठ के माता पिता का पैर छूना है, बड़ों का आदर करना है। ये किताबी बातें हैं। इसको व्यवहार में लाने के लिए लोगों को करते हुए हमें देखना पड़ेगा, और इसके लिए हमको समूह में बैठना होगा। पहले लोग इकट्ठा होते थे, घर में एक साथ बैठ के बातचीत हो, उसमें तमाम सारी नैतिक बातें हम सीखते थे और फिर उसको हम अपने जीवन में करते थे। किसी को कहना नहीं पड़ता था कि आप ऐसा करिए। आज का समय ऐसा है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी फैमिली अपने बच्चे के साथ जा रही है। अब कोई आया, मान लीजिए मित्र हमारा आ गया, हमारा बच्चा साथ में है, मैंने कहा बेटा ये अंकल जी हैं। इतना कहने के बाद भी बेटे को समझ में बात नहीं आ रही, फिर कहना होगा बेटा नमस्ते करो, तो कहेगा नमस्ते। फिर चले जाएंगे तो आके घर कहना होगा कि तुम पैर नहीं छुए, पैर छूना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो पहले ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब बच्चे, समूह एक बहुत बड़ी चीज़ है समाज को आगे ले जाने के लिए, और ये समूह ख़त्म हो रहा है समाज से, ये चिंता का विषय है। ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, और इसको हमको सब लोग को शाम को साथ में बैठना चाहिए, बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। एक संप्रेषण बहुत ज़रूरी है, बिना संप्रेषण के कोई बात नहीं बनेगी। किताब पढ़ करके संस्कार नहीं आ सकते। हम ज्ञानी हो सकते हैं, हम अध्यापक हो जाएंगे, हम शिक्षक हो जाएंगे, लेकिन संस्कारवान नहीं बन पाएंगे। संस्कार बनने के लिए हमें बचपन से ही बच्चों को समूह में छोड़ना होगा, घर के लोगों के बीच रहें, उठे बैठें, बड़े पापा दादा दादी सबके बीच में रहें, तो सबका एक संबंध समझ में आएगा। क्योंकि जब से एकाकी परिवार चला है, जब से मॉडर्निटी आई है, बहुत सारे बच्चे आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि वो बड़े पापा दादा दादी का मतलब ही नहीं समझेंगे क्या होता है सब, लेकिन उसका मतलब ही नहीं समझेंगे। तो इसलिए समूह में बैठना उठना बहुत ज़रूरी है, फिर ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, संस्कार खुद से आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा हमने, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि हम अधिकतर चीज़ें अगर देखा जाए तो अपने परिवार से, अपने परिवार के सदस्यों से ही सीखते हैं। जैसे कि आज हम खुद भी यहाँ पर आए तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अभी तक तो हम आपको नहीं जानते थे, लेकिन आपके अग्रज, आपके बड़े भैया डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, हम सर के साथ मतलब पर्याप्त मात्रा में समय भी देते हैं और उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने का भी प्रयास करते हैं। तो हमें जो नैतिकता उनमें दिखाई देती है, आपके पूरे परिवार में वो नैतिकता कहीं ना कहीं दिखाई दी। तो अब हम ये जानना चाहते हैं, जैसे इसी संस्कार से आगे अगर हम अपनी चर्चा को बढ़ाएं तो वहाँ पर आता है कि बच्चा, मान लीजिए संस्कार पहले हमने दिया उसको, अब वास्तव में जब बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे,
तो अब यहाँ पर दूसरी जो चीज़ उठकर सामने आती है वो ये होता है कि व्यक्ति का चरित्र। हमें किसी भी व्यक्ति की वास्तविक चित्र की समझ करनी है तो उससे पहले हमें उसके चरित्र की समझ करनी होगी। इस रूप को आप किस तरीके से देखते हैं? अतः चरित्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और कहा ही गया है कि वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, बट करेक्टर इज लास्ट, देन एवरीथिंग इज लास्ट। तो अगर चरित्र से कमज़ोर है, चरित्र नहीं है, तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ हमारे पास हों, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हों हमारे पास, लेकिन अगर हमारा चरित्र मजबूत नहीं है तो सब बेकार है। तो चरित्र बहुत ज़रूरी है। और अभी जो मैं पीछे जवाब दे रहा था उसी में इसको भी जोड़ना चाहूँगा कि चरित्र उसी का मजबूत हो सकता है जो अपनी जवाबदेही समझता है, सबके प्रति अपनी जवाबदेही हो। जवाबदेही मतलब कि एक उत्तरदायित्व तो समझे कि गार्जियन हमको बाहर पढ़ने के लिए भेजे हैं तो उसके एवज में हमको सफल होकर के दिखाना है। अगर ये बात हमारे मन में हमेशा रहेगी तो चरित्र कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। और इसके लिए हमको ध्यान देना होगा, हमको अपनी जवाबदेही हर व्यक्ति के सामने तय करनी होगी कि पिता के सामने क्या है, गार्जियन के सामने क्या है, समाज के सापेक्ष हमारा क्या उत्तरदायित्व है, उसको कैसे निभाना है, राष्ट्र के सामने क्या उत्तरदायित्व है, उसको निभाना है। तब जो है ये चीज़ें जाकर के तय होगी। कैरेक्टर कभी ख़राब हो नहीं सकता। हम किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, एक ही दिन में तो चीज़ें ख़राब नहीं हो जाती, एक ही दिन में संगत ख़राब नहीं हो जाती है। तो इतना तो एहसास करना होगा और ये अपने संस्कारों से ही आता है, क्योंकि अपना जैसा संस्कार रहेगा उसी हिसाब से। अब हम लोगों के जितने सारे फ्रेंड सर्किल है, यहाँ तक कि जो पद प्रतिष्ठा हमारे अपने घर की है, जब मैं बाहर जाता हूँ जो हमारे मित्र हैं उनसे पूछता हूँ तो कई बार वही पद प्रतिष्ठा उनके घर में भी मिलती है। यानी जो कहा जाता है कि मित्रता हमेशा समानता वालों से होती है। अगर आप संस्कारवान हैं तो बिना कुछ पूछे इसके लिए कोई परीक्षा नहीं लेनी है। आप जब मित्र आपके बन जाएंगे और उसके बाद उनसे जब पूछेंगे तो उनके घर की जो पद प्रतिष्ठा होगी आपसे मेल खाएगी, यानी समानता होगी तभी मित्रता हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें घर के संस्कार से ही आती हैं। संस्कार अगर बढ़िया है तो चरित्र कभी बिगड़ नहीं सकता, चरित्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और उसके लिए क्या है कि हमारे संस्कार ही हमको तय करते हैं कि हमारी किसके प्रति क्या जवाबदेही है, क्या जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को हमेशा समझते रहेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई समस्या होगी। हाँ, अगर एक बार कोई गलती हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें हो भी जाती हैं, तो समाज, ईश्वर सबको दोबारा मौका भी देता है। गड़बड़ हो गया तो कोई इतना नहीं कि आगे कुछ कर ही नहीं सकते आप, लेकिन उससे सीख लेकर के दोबारा जो है अपने आप को पुनर्मूल्यांकन अपना करके और फिर समाज के सामने लाना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है इस सवाल के जवाब में कि संस्कार से ही चरित्र बनते हैं, संस्कार से ही चरित्र बिगड़ते हैं, संस्कार से ही आपकी संगति तय होती है। तो अपने संस्कारों को मजबूत करिए। अगर संस्कार नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल होगा। और संस्कार बनाने के लिए समूह में उठना बैठना, एक पारिवारिक एकजुटता का जो माहौल है और वहाँ से जो संस्कार मिलते हैं, उससे मूल्यवान चीज़ दूसरी कोई नहीं है। इस पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और वास्तव में हमें भी ऐसा लगता है कि अगर देखा जाए सामाजिक रूप में, तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को चरित्रवान बनाना चाहता है तो ये जो चरित्रवान बनने का जो समय होता है, समयावधि होती है, ये 1 से 2 वर्ष की नहीं होती। आप ऐसा मत सोचिए कि आप 3 ईयर्स में ही बेहतर कर रहे हैं तो उसके बाद आपको बेहतर माना जाएगा। इसके लिए कभी कभी व्यक्ति को अपना पूरा जीवन दे देना पड़ता है अपने चरित्र को मेंटेन रखने के लिए। तो अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अब यहाँ से हम ये आप भी जानते हैं कि मनुष्य बड़ा स्वार्थी होता है। तो चाहे इसे हमारे स्वार्थ समझिए या फिर हमारे क्षेत्र के बच्चों के प्रति हमारा लगाव ऐसा है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे क्षेत्र में जितने भी कॉलेजेस चल रहे हैं, जितने भी डिग्री कॉलेजेस चल रहे हैं हमारे ग्रामीण अंचल पर, आप जैसे लोग, जैसे बाहर जो भी पीएचडी कर रहे हैं शोध से संबंधित, या फिर जो भी लोग बड़े संस्थानों में भारत के इस समय अपने अध्ययनरत हैं, वो जब भी गांव में आएँ तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अपना कुछ समय, आधे से 1 घंटे का समय, 2 घंटे का समय हमारे कॉलेजेस में भी दें, वहाँ के बच्चों के बीच में भी जाएं, सेमिनार टाइप के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और आपके द्वारा कुछ एक्सपीरियंस अगर उनके साथ भी शेयर किया जाए तो वो लोग भी अपने जीवन में कुछ आगे और अधिक बेहतर कर सकते हैं। और रही बात, काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि मैनेजमेंट के लोगों को भी ऐसा लगता है कि मान लीजिए हम ये प्रस्ताव लेकर जाएँ किसी के पास, तो वो
आने के लिए राज़ी होगा कि नहीं होगा, इन दोनों के बीच में आप अगर एक समन्वय स्थापित करते हुए अपना उत्तर देने का प्रयास करें तो ये हमारे छात्रों के लिए भी बेहतर होगा। मैनेजमेंट के लोग जितने सुन रहे हैं हमारे, उनके लिए भी एक होगा कि हाँ, हमारे क्षेत्र में ऐसे कुछ लोग हैं, यदि उनके पास हम प्रस्ताव लेकर जाएंगे तो आप लोगों के तरफ से एक समझ लीजिए उन लोगों के लिए एक सार्थक उत्तर उन लोगों को मिल जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी पहल होगी अगर ऐसा हो तो। हम लोग भी ये चाहते हैं कि बाहर से हैं तो कम से कम जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, हम यहाँ जैसे चीज़ों को सीख रहे हैं उस रूप में उन तक पहुँचाएं। और एक आदमी आकर के अगर सबको सारी बातें बता दे तो एक तरह समझ लीजिए कि सब लोग वहाँ पहुँचे हैं। हूबहू नहीं, कम से कम उसका शतांश भी अगर आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। और हमारे मन में तो कई बार रहा, भैया से अपने कई बार मैंने बात भी की कि कुछ इस तरह का सेमिनार वगैरह कराया जाए और इस मुद्दों पर बातचीत की जाए। अगर मैनेजमेंट इस तरह का मौका देता है तो हम लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, एक अच्छा माहौल मिलेगा और हम सब लोग मिल करके बहुत आगे जा सकेंगे। तो ऐसा होना चाहिए। और इस तरह का प्रस्ताव जो भी आएगा, निजी तौर पर मेरे लिए आएगा, मैं तो हमेशा ही तैयार हूँ। और जितनी मेरी अपनी समझ अभी तक बन पाई है पढ़ते लिखते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हर आदमी एक उत्साह से आएगा और एक अच्छी पहल मानेगा इसको। और हम सब लोग जो है अपने क्षेत्र के लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, मिलना जुलना चाहते हैं। और इसका एक बेहतरीन माध्यम है कि हमारे यहाँ के जो इस तरह के कॉलेजेस हैं वहाँ हम लोग जा सकें, बच्चों से मिल जुल सकें, उनसे बातचीत कर सकें, तो बहुत बेहतर होगा ये। इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसकी शुरुआत करनी चाहिए और ये बहुत बेहतर प्रयास होगा और इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसकी भी पूरी उम्मीद है मुझे। जितने भी लोग मैनेजमेंट के हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी अपना कॉलेज का मैनेजमेंट चला रहे हों, उन लोगों के लिए भी साफ तौर से निर्देशित कर दिया गया है हमारे भैया के द्वारा। और भी तमाम लोग ऐसे जो हैं, मैं पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि जितने भी लोग बाहर हमारे भारत के अच्छे अच्छे संस्थानों में अध्ययनरत हैं, उन लोगों के पास जाऊं और इस तरीके से उनके पास प्रस्ताव रखा जाए। और यदि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कह रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए अब आपको केवल सेमिनार की आयोजित करने की देरी है, बाकी आप लोगों का पहुंचना उसमें तय है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पहुंचेंगे और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानने समझने से एक तरह से दृष्टि बदल जाती है। जैसे हम लोग यहाँ थे, मैं वहाँ गया तो बीए में एक अध्यापक हम लोगों को पढ़ाते थे उस ज़माने में। अभी समय समाज बदला है, बहुत सारी अराजकताएँ आ गई हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि तमाम बलवा बलात्कार सब हो रहे हैं। बलात्कार होता है किसी लड़की का, लड़के करते हैं तो एक बहस का मुद्दा हो जाता है कि उसको कैसी सज़ा मिले, क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या सज़ा देगा, पुलिस कैसे उसको डील करेगी, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन हमारे साहित्य हमारी इतना अमूल्य निधि है, इतनी सारी बातें उसमें बताई गई हैं। तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही लिख दिया है कि अनुज बधू भगिनी सुतनारी सम ये कन्या 60 हैं चारी, इन्हें ही कुदृष्ट बिलो कहीं जेई ते ही वधे कछु पाप न हुई। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर इस तरह से कोई करता है तो उसका वध कर देने से पाप नहीं माना जाएगा, उसकी सज़ा होगी, यानी ऐसे को मृत्युदंड ही देना चाहिए, वो पहले ही लिख गए हैं। तो हमारी जो साहित्यिक निधियां हैं और बाकी विषय के जो लोग होंगे, जैसे जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, अगर वो आकर के मिलजुल करके बातचीत करेंगे तो इसका बहुत सार्थक प्रयास होगा। जैसे बहुत सारे मुद्दे अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान बिल है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी यहाँ के होंगे जो किसान बिल के बारे में नहीं जानते होंगे, उसके बहुत सारे पॉइंट को नहीं जानते हैं। जो लोग बाहर संस्थानों में पढ़ लिख रहे हैं, जितनी जानकारी उनके पास है, आपस में आकर के बातचीत करनी चाहिए लोगों से कम से कम लोग समझ पाएँ कि क्या है, क्या हो रहा है। क्योंकि मीडिया चैनल्स में जो खबरें आती हैं वही जानकर यहाँ रह जाते हैं। यहाँ पूरी तरह से सिर्फ एकेडमिक्स का माहौल रहता है। हर प्रतियोगी छात्र को चाहिए कि बाहर की जो चीज़ें हैं, जो करंट के मुद्दे हैं, उन पर बातचीत हो। नहीं वो समझ पा रहे हैं कैसे बातचीत करनी चाहिए, क्या स्रोत होना चाहिए, किन किताबों को पढ़ेंगे तो हमको इसके बारे में ठीक से जानकारी मिलेगी। तो ये सब बातें तो हो ही सकती हैं जो बाहर हैं उनसे बातचीत करके। तो इसको जल्दी से जल्दी इस पर काम करना चाहिए और बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को भी मिलकर बातचीत करने से। कम से कम जो हम जानते हैं अपने क्षेत्र के लोगों को बता पाएंगे, बहुत कुछ उनसे भी हम सीखेंगे। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हम सब देख रहे हैं कि गाँव में कितना महत्वपूर्ण टैलेंट है और उनसे कितनी सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। और हमेशा सिखाने वाला सीखने वालों से बहुत कुछ सीखता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आदमी अंतिम दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यहाँ से बातचीत करके वो जो दबी हुई प्रतिभा है, जो कहीं अपनी बात कह नहीं पाती, उनसे जब हम बातचीत करेंगे तो यही नहीं है कि हम उनको बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ उनसे ले के भी जाएंगे। हो सकता है हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाए। तो ऐसा मौका मिलना चाहिए और हम सब उसके लिए तैयार हैं।
और मैं हमारे जो बाकी के मित्र हैं जो दूसरे ज़िले के भी हैं उनको भी मैं लाऊंगा, ला के बातचीत कराऊंगा। ज़रूरत पड़ेगी तो प्रोफेसर्स को भी मैं बातचीत करूंगा। हम लोग तो ऐसा संबंध है कि लोग आएंगे, बातचीत करेंगे। बस ये शुरू होना चाहिए। चलिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आपके लिए, आपने इतना समय हमारे छात्रों को दिया या फिर हमारे जितने भी लोग श्रोता हमें इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं, इतना समय निकाल कर आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत अधिक ऋणी रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आपका पूरा परिवार, आप लोग जितने भी आप सभी लोग हैं, आपके पूरे परिवारीजन, ईश्वर आप लोगों को इतनी अधिक खुशियाँ दें कि जिस तरीके से आप हम लोगों को एक समझ लीजिए कि माध्यम आपके, चाहे अग्रज डॉक्टर अर्जुन सिंह जी हों, आज आपसे बात करने का मौका मिला, हमें अवसर मिला, तो ये हमारे लिए समझ लीजिए बहुत ही अधिक प्रेरणादायक भी होता है। और यहाँ से आपकी जो भी जानकारियाँ हमारे छात्रों तक गई, वो हमारे लिए, हमारे छात्रों के लिए बहुत ही अधिक ज्ञानवर्धक भी हैं। तो आपका पुनः से हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उज्ज्वल जी, और बहुत अच्छा लगा। ये सब आप लोगों के बड़े बुजुर्गों के सहयोग से, आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव है। और कोई आदमी अच्छी किताब लिख सकता है, कोई आदमी अच्छा निबंध लिख सकता है, कोई अच्छी क्लास ले सकता है, लेकिन आपने ये जो शुरुआत की है निसंदेह बहुत बड़ी है। और इसमें ये सारी चीज़ें एक साथ आ जा रही हैं। और जिस तरह से आपने उठाया है, दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ें। हम लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हम लोग नहीं जान पाए, आपके चैनल के माध्यम से सीख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है, इसमें लगते रहिए। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, जिस तरह की जैसी भी ज़रूरत है हमेशा आपके साथ हैं। आगे बढ़िए और अपने गाँव को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सभी का पुनः से हृदय से बहुत बहुत आभार। कीप वॉचिंग आवर वीडियो विथ स्वीट स्माइल। थैंक यू वेरी मच।